इसके बाद है वनस्पति विज्ञान। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादपों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत को दो भाग में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम और पुष्पोद्भिद वर्ग यानी फेनेरोगेम। अपुष्पोद्भिद 3 भाग में है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिसमें थैलोफाइटा फिर से 3 भाग में होते हैं। थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु होते हैं यानी एल्गाई, फंगी और बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पुष्पोद्भिद वर्ग। इसे 2 भाग में बांटा गया है, नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 भाग में है, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। अब इनके बारे में देखेंगे। अब पुष्पोद्भिद पौधा यानी क्रिप्टोगेमस क्या होता है। इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता। दूसरा वर्ग है शैवाल यानी एल्गाई। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल भोजन के रूप में फोरफाइडा, अल्बा, सरगासन, लैमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि लाभदायक होते हैं। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि। औषधियों बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। 5वां है अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि। नोट: क्लोरेला नामक शैवालों को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद है कवक यानी फंगी। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। मशरूम एक कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और शम्ट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, गेहूं का ढीला सम्प, लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ वीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अपक्ष, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, धन की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुड़ों का डैपिंग रोग, डैम्पिंग ऑफ
ऑफ सीडलिंग्स। रोग और उनके कवक देखेंगे। दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एथलीट फुट, टीनिया पेडिस। खाज, एकेरस स्केबिस। गंजापन, टीनिया कैपिटिस। दाद, ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोयस। गन्ने का लाल, कोलेटोट्राइकम। अपक्ष रोग, फेलिकेटम। नोट, एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। लाइकेन, यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह 3 है। पहला क्रस्टोस, दूसरा फोलियोस और तीसरा फ्रूटिकोस। विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्राकृतिक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण क्या क्या है? पहला, यह कोशा रूप में नहीं होते हैं और दूसरा, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण होते हैं। पहला, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है और दूसरा, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। दूसरा, जंतु विषाणु, इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। तीसरा, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है जैसे T2 फैज। नोट, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल, लैकनोडा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया,
पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेनडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकॉर्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी कड़ी बनाने में किया जाता है।